हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज की मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं मॉक टेस्ट नंबर 17 तक। अभी तक हम लोग 16 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी दी हुई है। मॉक टेस्ट 25 है, 17 तक पहुंच चुके हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर हमारे सारे के सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आइए मेरे बेटा, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं एंड हियर इज मॉक टेस्ट नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा सा इलाज कर देता हूं फॉर बेटर रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड एंड हैज बीन पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर 2018। तो हमारे लिए जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है कि इट हैज बीन एक्वायर्ड एंड इट हैज बीन पुट टू यूज। इसे आपने पुट टू यूज भी कर दिया। कब कर दिया पुट टू यूज? नवंबर 2018 में। मेरे बेटा, मैंने अपनी क्लासेस के अंदर ये बात कई बार बताई है कि अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर पुट टू यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। मेरे बच्चे, 180 डेज की जो कट ऑफ डेट है वो आती है 3 अक्टूबर को। तो एग्जाम के अंदर ना बार बार लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, काउंट करके देखने की जरूरत नहीं है कि 180 डेज कब आ रहे हैं। अगर आप 3 अक्टूबर की डेट याद रख लेंगे तो 180 डेज का जो कट ऑफ है वो 3 अक्टूबर को आता है। यहां पे एग्जामिनर ने कहा कि वो 1 नवंबर को पुट यूज कर रहा है, दैट मींस 3 अक्टूबर के बाद पुट यूज है, इसलिए डेप्रिसिएशन विल बी हाफ। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ने कहा न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की तरफ इशारा हो रहा है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कहता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड एंड हैज बीन पुट टू यूज ऑन 1 नवंबर 2018 बाय एन एसएससी हु इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज इन द स्पेसिफाइड स्टेट्स। मेरे बच्चे, स्पेसिफाइड स्टेट्स आपको याद है, मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड स्टेट्स में आती है 4 स्टेट्स, बिहार, उसके बाद बंगाल, तेलंगाना और आंध्रा। नाउ व्हाई दीज 4 स्टेट्स? उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था। 2014 में इलेक्शंस थे बिहार में और बंगाल में। तो बीजेपी सरकार 2014 में जब बनी थी तो उसके बाद इमीडिएटली बाद 2 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन थे, बिहार और बंगाल। तो वहां पे वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इन्होंने यहां पे बंगाल और बिहार स्टेट्स को स्पेसिफाइड स्टेट्स कहा था। तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। डेट बता रहा हूं मैं आपको, 2 जून 2014। तो दोनों स्टेट्स को इकोनॉमिकली थोड़ा सा सपोर्ट देना था, इस वजह से इन दोनों स्टेट्स को भी इन्होंने कहा एज स्पेसिफाइड स्टेट्स। इस वजह से ये 4 स्टेट्स बन जाती हैं स्पेसिफाइड स्टेट्स। इन 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है 35%। तो 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कम से 50%। लेकिन यहां पे एग्जामिनर बात कर रहा है सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। एग्जामिनर इज टॉकिंग ओनली फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन और पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो 35 का हाफ अगर आप कर दे तो आपके पास आ जाएगा 17.5। सो माय आंसर हेयर विल बी 17.5। 17.5 इज माय आंसर। 17.5% जो होगा उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दिया जाएगा 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो रहा है, जो कल हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। When an employee receives money on the closure of the account in the National Pension Trust, अगर वो अकाउंट बंद हो रहा है तो उसके इसमें जितना भी पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा उसमें से 40% एग्जेम्प्ट है, 60% टैक्सेबल किया गया है। सेक्शन 100 10 सब सेक्शन 12A। बहुत सारे लोग 12A को क्लॉज कहते हैं, ठीक है, गलत नहीं है वो भी। तो आंसर इज 40% इज एग्जेम्प्ट and then 60% is liable to tax। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस्टर जे सेल्स शेयर्स व्हिच आर हेल्ड बाय हिम इन जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़ी जरूरी बात है कि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शेयर कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ध्यान रखिएगा शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं, नॉन लिस्टेड शेयर्स होंगे इसके। Mr. J sells shares held by him in GDC Private Limited. Gains of such sale is treated as long-term capital gain when the holding period exceeds। मेरे बेटा,
होल्डिंग पीरियड नॉन लिस्टेड शेयर्स की केस में हम लोग लेते हैं 24 मंथ्स का. सो माय आंसर विल बी 24 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज 24 मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं. एग्जामिनर कहता है a return of income is required to be filed by every resident and ordinary resident person if. यहां पे ROR के बारे में बात कर रहा है. वो कह रहा है ROR ने रिटर्न सबमिट करनी है, उसकी क्या कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है. he has any of the asset which is located in India. yes, ठीक है. he has a financial interest in any entity located in India. he has a signing authority in any account located outside India. या फिर either of the above. अच्छा, यहां पे ना एक काम कीजिएगा. यहां पे जो लिखा हुआ है इन इंडिया, ये इन की जगह आउटसाइड इंडिया आएगा, तो आप इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा. इंस्टेड ऑफ इन इंडिया इट विल बी आउटसाइड इंडिया. यहां पे भी इन इंडिया लिखा हुआ है, यहां पे भी आ जाएगा आउटसाइड इंडिया. तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसके पास कोई एसेट इंडिया से बाहर है, किसी कंपनी के अंदर उसके शेयर्स इंडिया से बाहर है, या उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी किसी अकाउंट के अंदर इंडिया से बाहर है, तो तीनों सिचुएशन में उसको अपनी ITR सबमिट करना जरूरी है. तो माय आंसर विल बी डी, आइदर ऑफ द अबव. इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उस केस में ITR सबमिट करना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे. कहता है एग्जामिनर मिस्टर जे हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 51,000 रुपीज on 24th of October 2018 from the relatives on the occasion of the marriage. जो मेन पॉइंट सीखने वाली है वो है occasion of the marriage. शादी में मिलने वाले गिफ्ट, सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं, कभी भी वो टैक्सेबल नहीं होते हैं. तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा entire 51,000 rupees is exempt from tax. क्वेश्चन नंबर 6. बोनस इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम. बिल्कुल ठीक बात है. बोनस का पैसा हमेशा सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा. सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 15 के मुताबिक ये टैक्सेबल होगा ऑन द रिसीव्ड बेसिस. जब मिलेगा, जितना मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे, उतना टैक्सेबल करेंगे. सेक्शन 15 का एक्सेप्शनल केस बन जाता है बोनस. सो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल on the received basis. Bonus is always taxable on the received basis. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं. एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज हैविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड ही हैज लेट आउट दिस टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम. अगर आप जमीन के टुकड़े को लेट आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, वहां से आने वाली रेंटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेज. याद रखिएगा, बिल्डिंग है तो हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग नहीं है और फिर भी रेंटल इनकम आ रहा है तो फिर अदर सोर्सेज में जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे हैज एक्वायर्ड एन एसेट फॉर 5 लाख रुपए विच इंक्लूड्स 80,000 रुपीज एज द अमाउंट ऑफ GST. तो मेरे बच्चे यहां पे हमारे पास कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर तो वो 80,000 रुपए का GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ले लेता है, तो उस सिचुएशन में फिर वो जो डेप्रिसिएशन है वो इस 80,000 के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा. 5 लाख में से 80,000 हटा देना, 4,20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएगा. लेकिन मान लीजिए अगर वो 80,000 रुपए का ITC नहीं लेता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता, तब उस केस में वो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा. सो यहां पे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा क्या पोजीशन है. मिस्टर जे हैज एक्वायर्ड एन एसेट फॉर 5 लाख रुपए विच इंक्लूड्स 80,000 रुपीज एज GST फॉर विच मिस्टर जे हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ द एसेट शैल बी. क्योंकि ITC ले लिया है, इस वजह से एक्चुअल कॉस्ट हैज टू बी 4,20,000 रुपए. क्वेश्चन नंबर 9. म्युनिसिपल टैक्सेस शैल नॉट इंक्लूड. मेरे बच्चे हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर वो सारे टैक्सेस को शामिल किया जाएगा जो हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे कर रहे हैं. ऐसा कोई भी टैक्स जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, उसे म्युनिसिपल टैक्स नहीं माना जाएगा. तो यहां पे जो आंसर होगा दैट विल बी द टैक्स दैट इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट. आप उसको कभी भी म्युनिसिपल टैक्स नहीं मानेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इंक्रीज ऑफ डियरनेस अलाउंस
ऑन 15 मार्च 2018 विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2016। तो मार्च 18 में डीए अनाउंस हुआ और बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली वो डीए मिल रहा है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, अब इस केस में उसको मिलेगा एरियर ऑफ डीए या एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी हमेशा टैक्सेबल तब होता है जब वो पैसा रिसीव हो जाता है। जब तक वो पैसा रिसीव नहीं होगा, एरियर का पैसा टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो यहां पे द आंसर विल बी, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। और एग्जामिनर कह रहा है द सेम हैज बीन पेड ऑन 8 मई 2018। 8 मई 2018 कम्स टू फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। तो दिस विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2018-2019। क्वेश्चन नंबर 11, a Hindu undivided family is carrying on a business and whose turnover for the preceding year was 165 लाख रुपए। मेरे बेटा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पिछले साल का टर्नओवर 165 लाख रुपए है। दैट मींस 1 करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है तो पिछले साल ऑडिट करवाना भी जरूरी रहा होगा। और क्योंकि पिछले साल का ऑडिट करवाना जरूरी रहा होगा, इस वजह से करंट ईयर में उसको टीडीएस के प्रोविजंस भी अप्लाई करने जरूरी हो जाते हैं। आगे वो कह रहा है एंड इट हैज गॉट द टैक्स ऑडिट डन फ्रॉम अ फर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द करंट ईयर एंड ऑडिट फीस ऑफ 40,000 रुपए वॉज पेड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 40,000 रुपए की एक फीस पे करी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को। 40,000 का टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194J। 194J में टीडीएस कटता है 10% का। तो 40,000 का 10% कम्स टू 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 कहता है मिस्टर जे हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,90,000 रुपए फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-2020, प्रीवियस ईयर 2018-2019। तो मिस्टर जे है, इनकम 4,90,000 रुपए है। If the return is filed after the due date under section 139 subsection 1, then the late fees shall be imposed under section 234F। बिल्कुल ठीक बात है। अगर 5 लाख से कम की इनकम है तो लेट फीस लगती है 1,000 रुपए की। अगर उससे ज्यादा इनकम होगी तो लेट फीस का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो आर आंसर हेयर विल बी द लेट फीस ऑफ 1,000 रुपीज इज टू बी पेड अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट करेगा और टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो। क्वेश्चन नंबर 13 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन 13 कहता है दैट द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ कार बिलो 1600 क्यूबिक कैपेसिटी। मैं हमेशा ऐसी कार को बोलता हूं स्मॉल कार, जिसकी इंजन पावर 1600 सीसी से कम है, स्मॉल कार है। स्मॉल कार के लिए आगे पूरा पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ कार बिलो 1600 क्यूबिक कैपेसिटी अलॉन्ग विद द ड्राइवर टू मिस्टर जे and he uses the car partly for official and partly for personal purposes. The expenses incurred by the employer are, अगर कार का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज है और स्मॉल कार है तो हम लोग टैक्सेबल करते हैं 1,800 रुपए। क्योंकि ड्राइवर भी दिया गया है तो ड्राइवर का 900 रुपए और एक्स्ट्रा टैक्सेबल हो जाता है। 1,800 प्लस 900 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पूरे साल उसने कार को यूज किया होगा। तो 1,800 प्लस 900 इज 2,700 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 32,400। तो माय आंसर विल बी सी 32,400। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा। एग्जामिनर कहता है द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 दैट इज प्रीवियस ईयर 1819 ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज एज इज 63 ईयर्स। लो जी, कहानी यहां पे बिगड़ गई। नॉन रेसिडेंट है, एज 63 इयर्स है। मेरे बेटा नॉन रेसिडेंट के लिए आप हमेशा स्लैब नंबर 1 यूज करते हो। नॉन रेसिडेंट के लिए हमेशा स्लैब 1 यूज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। याद रखना, स्लैब 2 और स्लैब 3 यूज करते हैं रेसिडेंट्स के लिए। नॉन रेसिडेंट के लिए स्लैब 2 और 3 यूज नहीं होता कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट 1920 दैट इज प्रीवियस ईयर 1819 of a non-resident individual is 63 years, including the long-term capital gain of 1 लाख under section 112 60,000 रुपए। तो मेरे बेटा ध्यान देना, 2,60,000 रुपए की इनकम है
जिसके अंदर LTCG का अमाउंट दिया हुआ है 60,000 रुपए का एंड नॉर्मल इनकम दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपए का। अब आप याद करो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेफिशिएंसी को शिफ्ट करने की बात करते थे। वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जैसे हमारे इस एग्जांपल के अंदर, तो वहां पे आप डेफिशिएंसी को कैपिटल गेन के साथ शिफ्ट कर दीजिए। दैट मींस डेफिशिएंसी यहां से यहां पे शिफ्ट करो और बाकी के अमाउंट के ऊपर आप कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगा दो। लेकिन वो शिफ्टिंग का कंसेप्ट, डेफिशिएंसी पूरा करने वाला कंसेप्ट, वो रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, वो नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और क्योंकि वो कंसेप्ट नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इस वजह से आप शिफ्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि शिफ्टिंग नहीं होगी तो पूरा 60,000 पे टैक्सेबल होगा और 60,000 पे का आपने लगाना है 20% का टैक्स, जो कि आएगा 12,000 पे। 12,000 के ऊपर 4% का आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे, तो मेरा आंसर तो आ जाना चाहिए यहां पे 12,480 रुपए का। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम का ये लेवल है, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे जा रहे हैं, कहता है मेसर्स JPS इज अ पार्टनरशिप फर्म विच हैज इनकर्ड अ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ 2 लाख रुपए। डोनेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज 1,70,000 रुपए। तो ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी, 2 लाख बिजनेस इनकम, टोटल 4 लाख। 4 लाख में से 1,70,000 रुपए का 80G का डिडक्शन आप लेस कर दीजिए। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 लाख माइनस 1,70,000 इस 2,30,000। 2,30,000 पे टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम है वो है 2,30,000 पे। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो फ्लैट टैक्स लगेगा 30% का। 30% के हिसाब से आ गया 69,000 रुपीज। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देना, जो कि आएगा 2,760 रुपए। ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71,760। सो माय आंसर है कम्स टू सी। लो मेरे बेटा, इनकम टैक्स के 15 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। इनकम टैक्स के 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जीएसटी। जीएसटी जो कि आपके पूरे सिलेबस का 40% है, इस वजह से एमसीक्यूज का भी 40% बनेगा। 12 नंबर के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जीएसटी से रिलेटेड आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर देखिएगा क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट कंपल्सरी टू। किसके लिए कंपल्सरी नहीं है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिल्कुल कंपल्सरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसके लिए भी कंपल्सरी है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन उसके लिए भी कंपल्सरी है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहां पे नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बाकियों के लिए जरूरी नहीं है, इन सब के लिए जरूरी है। बाकी और कुछ और केसेस हो सकते हैं जो सेक्शन नंबर 23 में गिवन है, जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, one of the following states does not fall under a special category given under article number 279A of the constitution। इनमें से कोई एक स्टेट ऐसी है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। आंसर हैज टू बी छत्तीसगढ़। मेरे बेटा, मैंने अपनी क्लासेस में समझाया था, ये पहाड़ी इलाका है, ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका जो है, जो हिमालय पर्वत का जो पूरा इलाका है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वो सारा का सारा इलाका पहाड़ी इलाका। इस वजह से उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे सर्विस सेक्टर के नाम पे सिर्फ टूरिज्म है। इस वजह से वहां पे गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट दे दी, कॉम्पोजिशन स्कीम में अलग लिमिट्स हैं, अगर 20 लाख की अगर हमने वहां पे एग्जेम्पशन लिमिट दे दिया तो ऑलरेडी रेवेन्यू कम आता है, रेवेन्यू और कम हो जाएगा। तो वहां पे इस वजह से सरकार ने एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख की ना देके 10 लाख रुपए की दी है। देन क्वेश्चन नंबर 18, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू या अवेलेबल टू। एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सेकंड, एग्रीकल्चरिस्ट, हाँ एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स। याद रखिएगा, फार्मर्स के लिए एग्जेम्पशन है ओनली टू द एक्सटेंट
ऑफ देयर अर्निंग्स फ्रॉम देयर एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर एक्टिविटी। उसके बाद वी हैव 19, क्वेश्चन नंबर 19, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल वाज रेफर्ड इन अंडर सेक्शन 279A में, उसको रेफर किया गया है जीएसटी काउंसिल को। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द वेटेज ऑफ अ वोट फॉर द सेंटर एट जीएसटी काउंसिल। ये बात भी जीएसटी काउंसिल के आर्टिकल में लिखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट शेयर होगा 1/3 और बाकी का 2/3 विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द स्टेट्स irrespective of size of the state, irrespective of the population of the state. Then examiner पूछ रहा who is the chairperson of the GST council? Obviously has to be the union finance minister. और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर अरुण जेटली, सो ही इज अ चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। 22, power to declare certain activities and certain transactions as neither the supply of goods nor as supply of services. That means नेगेटिव लिस्ट के बारे में बात हो रही है और ये नेगेटिव लिस्ट गिवन है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज आधार बेस्ड, पासपोर्ट बेस्ड, पैन बेस्ड, वोटर आईडी बेस्ड, हैज टू बी पैन बेस्ड, क्योंकि पैन नंबर के बेसिस के ऊपर ही आपका जीएसटी नंबर आपको मिलता है। एंड लास्ट के दो दे आर इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी स्किप्ड। क्वेश्चन 24 कहता है एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आपने ये बताना है कि यहां पे जीएसटी चार्ज होगा या जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पहला पॉइंट है स्मार्ट किड्स इज अ प्ले स्कूल विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। स्मार्ट किड्स हैज आउटसोर्स द कैटरिंग सर्विसेज फॉर सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स इन अ कैंटीन ऑफ प्ले स्कूल टू बीटीवी कैटरर्स दिल्ली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख रुपए पर एनम। मेरे बेटा क्योंकि यहाँ पे प्ले स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे प्ले स्कूल है और क्योंकि यहाँ पे वो कर रहा है कैटरिंग सर्विसेज, तो कैटरिंग सर्विसेज जो हैं गिवन टू अ प्ले स्कूल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो फिर हमारे पास ये पॉइंट नंबर ए एग्जेम्प्ट आ जाएगा। पॉइंट नंबर बी देखते हैं क्या कहता है। अ वेलनेस हॉस्पिटल इज अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन तिरुपति इज स्पेशलाइज्ड इन अ डायबिटिक ट्रीटमेंट। मेरे बेटा हॉस्पिटल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, डायबिटिक ट्रीटमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है। द हॉस्पिटल हैज इट्स ओन कैंटीन, टेस्टी फूड्स। द कैंटीन सर्व्स फूड एंड ड्रिंक्स टू एन inpatients as advised by the doctors and the nutritionists of the hospital. Apart from this, other patients who are not admitted or attendants or visitors of inpatients can also take food and drinks from the canteen. हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन चल रही है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, इवन दैट इज नॉट लायबल टू बी टैक्स। सो इन माय ओपिनियन द आंसर हैज टू बी बी ए, जहां पे दोनों सिचुएशन में ये दोनों के दोनों सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन 25 कमेंट करना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आंसर इज यस। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिट इज अ प्री रिक्विजिट for the application of the registration of a casual person. Again the answer is yes. मेरे बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन से तब मिलेगा जब उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन वो सप्लाई नहीं कर सकता। और साथ साथ में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारे अंदाजे से कितने का काम आप करोगे, कितना का टर्नओवर आपका होगा। उसके बेसिस के ऊपर उसको एक एस्टिमेटेड टैक्स सरकार के पास जमा करना होगा। जब तक वो ये एस्टिमेटेड टैक्स जमा नहीं करेगा वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। मेरे बेटा ये कंसेप्ट पहले भी हमारे कानून में था, जो पुराना कानून हमारा था उस पुराने कानून में भी ये वाला कंसेप्ट था। वहां पे हम लोग ये देखते थे सेल्स टैक्स में कंसेप्ट था। स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट की बात करते हैं, दिल्ली स्टेट ने ये कंडीशन लगा रखी थी कि हम लोग आपको
रजिस्ट्रेशन तब देंगे जब आप अपना एस्टिमेटेड टैक्स सरकार के पास जमा करवाओगे। उसी को इन्होंने जीएसटी में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। मेरे बेटा छोटे छोटे से एक दो चेंजेस कर लीजिएगा। आंसर ए, 1 का ए नहीं होगा, 1 का आंसर होगा डी, और बी का जो सी है उसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो ये दो करेक्शंस यहां पे आप कर लीजिएगा। एंड आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द मॉक टेस्ट नंबर 18। और ये सारे के सारे मॉक टेस्ट हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई हैव समथिंग इन माइंड फॉर यू पीपल। आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी चीज देने वाला हूं। बाय बाय।